फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज मलयालम हॉरर मूवी ब्रह्मा युगम। मूवी की शुरुआत साउथ मालाबार के जंगलों को दिखाते हुए होती है और समय होता है 17वीं शताब्दी का। ये वो समय था जब पुर्तगालियों ने इंडिया में बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। वो गुलामों से जानवरों की तरह बर्ताव करते थे और साथ ही दूसरे देशों में ले जाकर उन गुलामों को बेच भी दिया करते थे। अब हम थेवन और कोरन नाम के दो लोगों को देखते हैं। वो जंगल में लकड़ी को आपस में रगड़कर आग पैदा कर रहे होते हैं और साथ ही आपस में बात करते हैं कि रात के समय नदी को पार करना बहुत ही खतरनाक है। बात यह है, कोरन और थेवन दोनों पुर्तगालियों के गुलाम थे और किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले थे। उनका मानना था कि अगर वो नदी को पार करके उस पार चले जाएंगे तो शायद वो पुर्तगालियों के अत्याचारों से बच जाएंगे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो कोरन अपनी जगह से उठता है और आसपास देखता है। फिर वो आसमान में देखता है। आज पूर्णिमा की रात थी। जंगल में सब तरफ सन्नाटा पसरा था और उस सन्नाटे के बीच में वो अजीब सी आवाज। तो कोरन देवन से बोलता है, यहाँ कुछ तो है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। आग जला के रखो, सारी रात आग बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं बैठे बैठे ही देवन को नींद आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है आग बुझ चुकी थी लेकिन कोरन उसके आसपास कहीं भी नहीं था। थेवन कोरन को ढूंढता हुआ जंगल में आगे जाता है तो देखता है कि कोरन एक जगह पर खड़ा होता है और सामने एक बड़ा पेड़ होता है और कोरन बहुत ध्यान से उस पेड़ की तरफ देख रहा होता है। हालांकि थेवन उसको आवाज लगाता है लेकिन वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी थेवन देखता है कि पेड़ों के पीछे से एक सुंदर औरत बाहर आती है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। थेवन समझ जाता है ये कोई औरत नहीं, ये तो यक्षिणी है, क्योंकि उस जमाने में लोगों को यक्षिणी की कहानियां सुनाई जाती थी। यक्षिणी एक तरह से आप समझ लो कि चुड़ैली होती थी। वो सुनसान जंगलों में रहती थी। अगर उन्हें कोई पुरुष मिल जाए तो उनके अपने मुंह जाल में फंसाकर उनके साथ इंटीमेट होती थी और उसके बाद उस आदमी को जान से मार देती थी। थेवन उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन कोरन अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो हिलता डुलता भी नहीं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तरह सम्मोहित हो चुका हो। अब यक्षिणी कोरन को इशारा करती है तो कोरन उसके पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद यक्षिणी एक पेड़ के पास रुकती है और कोरन को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अब सुबह हो चुकी थी। थेवन एक पत्थर के नीचे सो रहा होता है। जब थेवन की नींद खुलती है तो फिर से नदी के पास जाता है, पानी पीता है लेकिन नदी के बहाव को देखकर वो डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती नदी को पार कर सके। नदी के बहाव को देखकर थेवन डिसाइड करता है कि वो जंगल में आगे जाएगा और कहीं और से नदी पार करने की कोशिश करेगा। अब वो जंगल में आगे बढ़ता है। काफी दूर जंगल में आगे जाने के बाद थेवन को कोई एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखाई देता है। वो बिल्कुल खंडहर के जैसा था। थेवन उस गेट के अंदर जाता है। जब थेवन अंदर जाता है तो देखता है एक अंदर पुराने जमाने की हवेली बनी होती है जो काफी बुरे हालत में होती है। सब तरफ झाड़ियाँ उगी होती है, धूल होती है और कूड़ा फैला होता है। लेकिन हवेली के मुख्य द्वार पर एक कुर्सी रखी होती है। अब थेवन कई दिनों से भूखा था क्योंकि वो कई दिनों से जंगल में भटक रहा था। उसे भूख लगी थी। वो आसपास ढूंढता है तो देखता है एक जगह पर बहुत सारे सूखे नारियल रखे हुए थे। वो उनमें से एक नारियल उठाता है और उसको तोड़कर जैसे ही खाना शुरू करता है तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। जब थेवन पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है एक आदमी वहाँ बैठा होता है। तो थेवन उसको बताता है कि क्षमा कीजिएगा, मैं नदी पार करना चाहता था लेकिन नदी में अभी बाढ़ आई हुई है इसलिए मैं पार नहीं कर पाया। मैं दूसरा छोर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया और मैंने जब देखा यहाँ आसपास कोई नहीं था कि जिससे मैं आज्ञा मांगता। मैं काफी दिनों से भूखा था इसलिए एक नारियल उठाकर खाने लगा। तो आदमी थेवन को बताता है कि यहाँ पे नदी की पानी की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और जिसको पार कर पाना आसान नहीं है किसी के लिए। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी देवन को एक आवाज सुनाई देती है। पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, कौन है? तो थेवन और वो आदमी आगे जाते हैं तो थेवन देखता है वहाँ उस हवेली का मालिक होता है जिसका नाम है कोडमन पोटी और वहीं वो दूसरा आदमी वो कोडमन का रसोइया होता है जिसका काम यहाँ सिर्फ खाना बनाना है। तो कोदुमोन थेवन से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है तो थेवन बताता है कि उसके राज्य में लड़ाई छिड़ गई है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आया। वो रात में नदी पार करना चाहता था लेकिन नदी में पानी का वेग ज्यादा होने की वजह से वो नदी नहीं पार कर पाया। वहीं वो बताता है कि वो अपने राजा के दरबार में गाना गाया करता था। तो कोदुमोन बोलता है कि चलो बहुत दिनों बाद कोई अतिथि इस घर में आया, चलो तुम हमें एक गाना गाकर सुनाओ। तो थेवन उसे एक गाना गाकर सुनाता है। थेवन का गाना सुनकर कोदुमोन बहुत प्रसन्न होता है और उसको बोलता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी तुम्हें। हालांकि थेवन वहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकना चाहता था लेकिन फिर भी वो कोदुमोन को हाँ बोल देता है। तो रसोइया उसको उसका कमरा दिखाता है। अब वो घर एक पुरानी हवेली थी तो काफी बड़ी होती है, उसके बहुत सारे कमरे बंद होते हैं। तो रसोइया थेवन को बोलता है कि देखो दक्षिण द्वार की तरफ कभी भूल कर भी मत
पहचाना। एक आदमी यहाँ रहता था। एक बार वो दक्षिण द्वार की तरफ गया, फिर वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। वो बोलता है कि मेन गेट से सीधा रास्ता तुम्हारे कमरे की तरफ आता है, सीधा अपने कमरे में आना, इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। वहीं थेवन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो रसोइया बोलता है कि इस हवेली में बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़े हैं और उनमें से अजीब सी आवाजें भी आती हैं, लेकिन तुम्हें उन सब पे ध्यान नहीं देना है। अब रात हो जाती है तो थेवन दोबारा कोदुमन को गाना सुनाता है और उसके बाद वो जब खाना खाने बैठता है तो थेवन बोलता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे आसरा और खाना दोनों मिल गया। तो कोदुमन बोलता है कि तुम्हें खाना और आसरा मैंने दिया है, ना कि भगवान ने। वो बोलता है धन्यवाद अगर करना है तो मेरा करो, ना कि भगवान का। ये बात थेवन को थोड़ा तो अजीब लगती है कि अगर उसने भगवान को धन्यवाद बोला तो कोदुमन को क्यों बुरा लगा। तो थेवन कोदुमन से माफी मांगता है। वहीं ओ रसोइया रात में महल के पहली मंजिल पर किसी के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन वो किसके लिए खाना लेकर जाता है अभी तक हमें दिखाया नहीं गया था। अब रात में थेवन हवेली से बाहर हल्का होने जाता है, तभी वो देखता है वहाँ बहुत सारे कब्रें थी। उन कब्रों को देखकर थेवन सोचने लगता है कि कोदुमन ने बोला था काफी समय से यहाँ कोई आया ही नहीं, तो फिर एक कब्र किसकी है। वो डर जाता है, भागकर हवेली के अंदर चला जाता है। जब थेवन वापस हवेली में आता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ चलने की आवाजें आती हैं। वो वहाँ जाकर देखता है तो देखता है कि एक खाने का कटोरा वहाँ रखा था जिसमें कुछ खाना भी बचा हुआ था। तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो पीछे भागता है और गिर जाता है तो देखता है एक लोहे की मोटी जंजीर वहाँ बंधी होती है और उसका दूसरा हिस्सा सामने के कमरे में होता है। तभी वो लोहे की जंजीर एकाएक खिंच जाती है। ये देखकर थेवन डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह थेवन देखता है कि कोदुमन अकेले ही चौसर खेल रहा होता है। वो उसके पास जाता है तो कोदुमन उसको खेलने के लिए बोलता है, लेकिन साथ ही ये भी बोलता है कि तुम्हें खेल शुरू होने से पहले दांव पर कुछ तो लगाना होगा। तो थेवन बोलता है मालिक मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दांव पे लगाने के लिए। तो कोदुमन बोलता है तुम्हारे पास बहुत ही कीमती चीज है, वो है तुम्हारा समय, और समय से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो थेवन बोलता है कि मालिक मैं समय को कैसे दांव पे लगा सकता हूँ। तो कोदुमन बोलता है कि तुम बिल्कुल समय को दांव पर लगा सकते हो। तुम्हें वेश्याओं और दुष्टों के बीच में एक दास की तरह बेच दिया गया था, लेकिन रास्ते में जब तुम नौका से जा रहे थे तुम वहाँ से भाग निकले। कई दिनों तक तुम घने जंगलों में भटकते रहे और जब तुम नदी नहीं पार कर पाए तो तुम इधर आ गए। उसकी बातें सुनकर थेवन तो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जो बातें उसने कभी कोदुमन को बताई ही नहीं वो सब बातें वो कैसे जानता है। तो कोदुमन बोलता है अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन अगर तुम हार गए तो पूरी जिंदगी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा हमारी हवेली का गायक बनकर। तो थेवन बोलता है कि नहीं मालिक मैं ऐसा खेल नहीं खेल सकता और मुझे यहाँ से जाना होगा। तो कोदुमन थेवन से चौसर की गोटियां मांगता है, लेकिन जब थेवन कोदुमन को गोटियां देता है तो अपना हाथ हटा देता है और गोटियां जाकर चौसर पर गिर जाती हैं। तो कोदुमन बोलता है अब तो तुमने खेल को प्रारंभ कर दिया और खेल के नियमों के हिसाब से तुम अब खेल को छोड़ नहीं सकते, तुम्हें खेल खेलना ही होगा। अब कोदुमन अपनी आखिरी चाल चलता है और थेवन से बोलता है कि अगर 12 अंक आ गए तो मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं आए तो तुम जीत जाओगे। कोदुमन पासा फेंकता है तो थेवन देखता है कि एक गोटी में 6 अंक आते हैं और दूसरा में 1 ही आते हैं, लेकिन तभी कोदुमन उस गोटी की तरफ देखता है और वो गोटी अपने आप ही पलटकर 1 से 6 बन जाती है और थेवन एक खेल हार जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कोदुमन कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके पास कुछ तो ताकत है। अब वहाँ से थेवन रसोई घर में जाता है जहाँ वो रसोइया शाम का खाना बना रहा था। तो रसोइये से बोलता है कि मालिक कितने बुद्धिमान हैं, बहुत सी बातें बिना बताए ही जान जाते हैं और मैं किस्मत वाला हूँ कि उनसे मिला। तो रसोइया बोलता है वो काफी धूर्त है। ये बात थेवन को अच्छी नहीं लगती। अब रात में थेवन और कोदुमन दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो कोदुमन थेवन से पूछता है कि क्या रसोइया तुमसे कुछ बोल रहा था। तो थेवन बोलता है नहीं। तो कोदुमन बताता है कि पहले यहाँ एक आदमी रहता था और रसोइये ने उसे अपनी बातों में बहला फुसला दिया, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बाद में वो पागलों की तरह हरकत करता था, कभी इधर घूमता था कभी उधर घूमता था। वहीं वो बताता है कि जब उसका पागलपन बहुत बढ़ गया और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर एक दिन मैंने खुद ही उसे अपने हाथों से मार दिया। उसकी बात सुनकर थेवन थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी वो रसोइया वहाँ आता है। तो कोदुमन रसोइये से खाना मांगता है। तो रसोइया बोलता है अब तो खाना खत्म हो गया, अब रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। अब रसोइये की बात सुनकर कोदुमन को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं उसके गुस्से की वजह से पूरे घर में जैसे भूकंप आ जाता है, सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और थेवन देखता है कि कोदुमन अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही रसोइये को खींच लेता है, उसका गला पकड़ता है और हवा में उठा देता है। ये सब चीजें देखकर थेवन बुरी तरह डर जाता है। अब रात में थेवन रसोइये से मिलता है और उससे बोलता है कि मुझे सच्चाई जाननी है, ये कोदुमन पुट्टी कौन है और मैं कहाँ
यहाँ फंस गया हूँ। तो रसोइया बोलता है कि वो जो बोल रहा था वो सब सही है, उसी ने उस नर्तक को मारा था और मैंने ही अपने हाथों से उसे वहाँ बाहर दफन किया था। और रसोइया बोलता है अगर तुम्हें कोडुमनपुट्टी के बारे में जानना है तो सबसे पहले तुम्हें इस हवेली का इतिहास जानना होगा। वो बताता है कि बहुत समय पहले की बात है, चुड्रनपुट्टी जो इस हवेली के मालिक थे, उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की और देवी वाराही को प्रसन्न किया। तो देवी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक जादुई पेटी दी और उस जादुई पेटी में अमानवीय शक्ति वाला एक चौथन था और देवी ने बोला कि ये चौथन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और ये बोलकर देवी अंतर ध्यान हो गई। लेकिन चुड़ैलपोटी ने उस चौथन को अपने बस में कर लिया और उस पर बहुत अत्याचार किया, उसे मोटी जंजीरों से बांध कर रखा। लेकिन एक दिन पोटी नशे में था तो चौथन ने उसको बोला कि अगर वो उसके मुंह में देखेगा तो उसे नर्क दिखेगा। लेकिन जैसे ही पोटी ने चौथन के मुंह में देखा तो चौथन ने उसकी आत्मा खींचकर उसे मार डाला। उसके बाद चौथन ने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया और पोटी से बदला लेने के लिए उसके पूरे वंशज को मार दिया, यहाँ तक कि जो बच्चे पेट में थे उनको भी मार दिया ताकि पोटी का वंशज ही खत्म हो जाए। वो बताता है कि उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई भी चौथन को अपने बस में नहीं कर पाया, सबको चौथन ने मार दिया। तो आखिरी में कोडुमनपुट्टी यहाँ आए और चौथन को जंजीरों से बांध दिया और ऊपर अटारी में कैद कर दिया। तो थेवन बोलता है सही है, मैं अटारी पर गया था और मैंने वहाँ जंजीरों को भी देखा। तो रसोइया बोलता है अगर तुम रात में इसी तरह घूमते रहे तो मुझे तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोदना पड़ेगा, तुम मारे जाओगे। अब उसी रात हम कोडुमन को देखते हैं, एक कमरे में जाता है और वहाँ एक बर्तन में कुछ इंसानी हड्डियां और राख होती हैं, उनको अपने शरीर पर लगाता है। तभी हम देखते हैं यक्षिणी उस हवेली में आती है और यक्षिणी को आते हुए थेवन देख लेता है। वो उसका पीछा करता है तो देखता है यक्षिणी कोडुमन के कमरे में जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। यह देखकर तो थेवन के होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी यक्षिणी के पास में इंसान आता है वो मारा जाता है, तो कोडुमन क्यों नहीं मारा गया। ये बातें थेवन को परेशान कर रही थी। अब अगली सुबह थेवन वहाँ से जाने का फैसला करता है। वो जा रहा होता है तो उसे कोडुमन मिलता है। वो उससे आज्ञा मांगता है, बोलता है कि मालिक मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो कोडुमन बोलता है ठीक है चले जाना, पहले बारिश तो बंद हो जाने दो। तो थेवन देखता है बाहर धूप खिली होती है और आसमान बिल्कुल साफ होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब तरफ बादल आ जाते हैं और एक तेज घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। और वो थेवन को ये भी बताता है कि इस वर्षा का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है एक सप्ताह चले, हो सकता है कई महीनों तक चले। पिछली बार जब वो नर्तक यहाँ से जाना चाहता था तब भी ऐसी ही वर्षा हुई और लगातार 3 सालों तक पानी बरसता रहा और धीरे धीरे उस नर्तक ने अपनी याददाश्त खो दी। अब रात में वो रसोइया और थेवन आपस में बातें करते हैं। तो थेवन बताता है मेरे घर पे मेरी माँ है जो अकेली है, उसने आते वक्त मुझे एक कान की बाली निशानी दिया था जिसको मैंने आज भी पहन रखा है। और रसोइया देखता है थेवन अपने कान में एक बाली पहन रखा होता है। तो रसोइया बोलता है मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ और इसीलिए यहाँ पर रहता हूँ। अब थेवन अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। तभी वो देखता है वो चौथन उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि वो सपना देख रहा था। अब थेवन घर से बाहर जाता है तो देखता है वो रसोइया फिर से गड्ढा खोद रहा होता है। वो समझ जाता है एक गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है। अब थेवन वहाँ से भागता है। वो भागकर हवेली के गेट तक जाता है। वो जैसे ही गेट को पार करता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द से परेशान हो जाता है, वहीं बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। तो थेवन वापस उसी हवेली में आ जाता है और कोडुमन से माफी मांगता है। तो कोडुमन बोलता है तुमने मुझसे बिना आज्ञा मांगे ही यहाँ से जाने की गलती की है, इसलिए तुम्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। तो थेवन हवेली के अंदर चला जाता है। अब रसोइया और थेवन आपस में बातें करते हैं। तो रसोइया बोलता है तुम क्या आज तक कोई भी इस हवेली के उस मुख्य द्वार को पार करके नहीं जा पाया। तो रसोइया उसको बोलता है तुम जानना चाहते हो कि वो गड्ढा मैं किसके लिए खोद रहा था, चलो मेरे साथ। वो थेवन को ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाता है जहाँ थेवन देखता है एक डेड बॉडी वहाँ होती है और उसके ऊपर कफन डाला होता है। जब थेवन उस कफन को हटाता है तो देखकर डर जाता है क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि कोडुमनपुट्टी की थी। तो रसोइया बताता है ये कोडुमनपुट्टी यहाँ चौथन को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन चौथन ने इसे अपने बस में कर लिया और यहाँ कैद कर दिया। और नीचे जिससे तुम मिले वो कोडुमन नहीं, वो तो चौथन ही है जो कोडुमन का रूप लेकर यहाँ रह रहा है। और रसोइया ये भी बताता है कि ये बहुत ताकतवर है, जो भी इसके पास आता है या उसको अपने बस में कर लेता है। तो थेवन उस रसोइये से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का क्या तरीका है। वो बताता है कि यहाँ बड़े कक्ष के नीचे एक और कमरा है जिसके अंदर एक ज्योति जल रही है, अगर हम उस ज्योति को बुझा पाए तो हम इस शैतान से छुटकारा पा सकते हैं। अब थेवन को
उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल गए, जैसा कि कैसे कोडोमोन को थेवन के परिवार और उसके बारे में कैसे पता था, और वहीं कोडोमोन उस यक्षिणी से कैसे मिलता था, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो एक शैतान है, इसलिए वो यक्षिणी से मिल पाता था। रसोइया बताता है कि अनाज भंडार वाले कमरे में एक नीचे दरवाजा है, उसको खोलोगे तो सीढ़ियाँ नीचे जाएंगी। जब आप नीचे जाओगे तो तुम्हें एक और दरवाजा मिलेगा जिसपे ताला बंद है। वो अखंड ज्योति उसी कमरे में जल रही है, लेकिन रसोइया बताता है कि उस कमरे की चाबी किसके पास है और कहाँ है ये मुझे नहीं पता। मैंने इस घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो चाबी कहीं मिली ही नहीं। अब अगले दिन सुबह थेवन कोडोमोन से मिलता है और उसको दोबारा चौसर खेलने के लिए बोलता है। तो कोडोमोन बोलता है तुम्हारे पास हारने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो थेवन बोलता है ना मेरे पास एक कुंजी। कुंजी का नाम सुनते ही कोडोमोन का हाथ उसके कमर पर जाता है। तो पूछता है कैसी कुंजी की बात कर रहे हो। तो थेवन बोलता है मेरी आजादी की कुंजी मालिक जो आपके पास है। मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बार और मौका दो ताकि मैं खेलकर आपसे जीत सकूं और अपनी आजादी ले सकूं। हालांकि कोडोमोन खेलने से मना कर देता है, लेकिन थेवन अपनी चालाकी से ये तो पता लगा लेता है कि वो चाबी कोडोमोन के कमर पर बंधी हुई है। अब थेवन उस रसोइये से मिलता है और उसको बताता है कि वो चाबी कोडोमोन ने अपने कमर में बांध रखी है। आज रात तुम अच्छा भोजन बनाओ और साथ में खूब मदिरा पिलाओ ताकि हमें उस चाबी को चुराने का अवसर मिल सके। अब जब रात में रसोइया खाना बना रहा होता है तभी वहाँ कोडोमोन आ जाता है और रसोइयों का गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शराब उस छोटे से आदमी को पिलाने की। तो रसोइया उससे माफी मांगता है तो कोडोमोन वहाँ से चला जाता है। अब रात में थेवन बहुत सारा शराब कोडोमोन को पिलाता है और जब देखता है कि कोडोमोन अब सो रहा है तो उसके कमर से वो चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोडोमोन की आंखें खुल जाती हैं और थेवन का गला पकड़कर उसे दबाना शुरू करता है और बोलता है अपनी आंखें खोलो। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है कोडोमोन अपना मुंह खोल देता है और हम देखते हैं उसके मुंह से अजीब सी चमक बाहर आती है। वो थेवन की आत्मा को मारने ही वाला था तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उस कमरे के दरवाजे के खुलने की होती है जिस कमरे में वो अखंड ज्योति जल रही थी। कोडोमोन थेवन को छोड़ देता है और अपने कमर पर उस चाबी को ढूंढता है तो देखता है चाबी वहाँ से गायब होती है। सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं जब कोडोमोन उस रसोइये का गला दबा रहा था तभी वो रसोइया उसके कमर से चाबी चुरा लेता है और नीचे कमरे में जाकर उस अखंड ज्योति को बुझा देता है। उस अखंड ज्योति के बुझते ही पूरे हवेली में अंधेरा हो जाता है और थेवन देखता है कि कोडोमोन तो वहाँ अब होता ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो जाता है। थेवन अंधेरे में भटकता हुआ उस कमरे में पहुँच जाता है जिस कमरे में वो जादुई बॉक्स रखा था, जो जादुई बॉक्स उस देवी ने दिया था। तभी वहाँ रसोइया आ जाता है तो थेवन बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो रसोइया बोलता है अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, सबसे पहले हमें उस चौथन को इस जादुई बॉक्स में बंद करना होगा। अगर हम बंद नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चौथन हमें ढूंढ लेगा और हमें खत्म कर देगा और एक काम हमें सूर्योदय से पहले पहले कर लेना है। अब उन दोनों का सामना चौथन से होता है। तो चौथन बोलता है कि तू एक दासी का बेटा होकर और मुझे खत्म करने के सपने देख रहा है। तो रसोइया बोलता है मैं एक दासी का बेटा नहीं, मेरे अंदर पोटिक खानदान का खून बह रहा है। तो चौथन बोलता है ये असंभव है, मैंने उस खानदान के वंश को ही मिटा दिया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो रसोइया बोलता है कि मैं दासी पुत्र तो हूँ, लेकिन पोटी का संबंध एक दासी से था और जिससे मैं पैदा हुआ, तो इस वजह से मेरे अंदर उन्हीं की खानदान का खून है। तो थेवन चौथन पर चाकू से हमला करता है। वो चाकू अपने हाथ पर रोक लेता है। चाकू तो हाथ को पार कर जाता है, लेकिन चौथन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चौथन के पास मायावी शक्तियाँ होती हैं। तो चौथन उस रसोइये पर हमला कर देता है, उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी थेवन पीछे से एक चाकू लेकर आता है और चौथर के गले में मारता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो रसोइया चौथर यानी कोडोमोन के हाथ से वो रिंग निकाल लेता है और उसके शरीर को आग लगा देता है। हम देखते हैं कोडोमोन का शरीर जल जाता है तो उसके अंदर से वो चौथर बाहर आता है। अब वो रसोइया उस अंगूठी को पहनकर चौथर को अपना गुलाम बनाना चाहता था, तो थेवन मना करता है। वो बोलता है कि अगर तुमने ये शापित अंगूठी पहनी तो तुम भी एक बुरे इंसान बन जाओगे। अब थेवन और रसोइये में लड़ाई होने लगती है तो रिंग उस रसोइये के हाथ से गिर जाती है। थेवन अपना चाकू निकालता है और रसोइये पर हमला करता है, उसके हाथ और पैर पर चाकू मार देता है, लेकिन रसोइया भी वो चाकू वापस छीनकर थेवन के ऊपर हमला करता है और उसके पीठ में वो चाकू मार देता है। इस तरह दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन वो रिंग अब थेवन को मिल जाती है और हम देखते हैं चौथर थोड़ी दूर से इन सब की लड़ाई देख रहा था। इन सब की लड़ाई के दौरान उस हवेली में आग लग जाती है और वो हवेली उन दोनों के ऊपर जलकर गिरती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं थेवन उस गेट से बाहर आता है और चलता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है। तभी वो रसोइया उस पर हमला करता है और उसको जमीन पर गिरा देता है और हाथों मुखों से मारने लगता है, लेकिन तभी उसकी
नजर हेवन के कानों पर पड़ती है तो देखता है जो बाली उसके बाएं कान पे थी अब उसके दाएं कान पर होती है। यह थोड़ा सा अजीब होता है। वो समझ जाता है कि ये थेवन नहीं, ये तो चौथर ही है। इन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं थेवन मारा जा चुका था और वो अंगूठी अब चौथर के पास थी और चौथर थेवन के शरीर का रूप लेकर बाहर घूम रहा था। तो रसोइया जंगल में आगे भागता है। तभी उसके सामने कुछ सैनिक आ जाते हैं तो रसोइया उन पर हमला करने की सोचता है। तभी एक सैनिक उसको शूट कर देता है और रसोइया भी वहीं मारा जाता है। और हम इधर देखते हैं थेवन यानी कि वो चौथर अब उस जंगल में घूम रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।